हेलो बच्चों, मैं रमन शर्मा। ये क्लास 9 के लिए लेक्चर नंबर एक्सरसाइज 2 के लिए लेक्चर नंबर 1 लेकर के आया हूँ। पहला मैंने जो मोशन था आपका वो मैंने कंप्लीट कर दिया है आपका। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लो। पूरा अच्छे तरीके से मैंने उसमें बताया हुआ है कि कब क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखो पहला लेसन जो हमने पढ़ा उसमें क्या एक चीज़ कॉमन था। तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि हमने वहाँ पे मोशन के बारे में तो पढ़ा, लेकिन हम लोगों को यह कभी नहीं पता चला वहाँ पे कि मोशन आखिर क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यानी फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा क्या, मोशन में हमने क्या पढ़ लिया कि विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द काउज ऑफ मोशन, यानी मोशन क्यों हो रहा है ये हम लोगों को पता नहीं चला। ठीक है, या उसको हम लोग लेकर के नहीं चले, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द काउज ऑफ मोशन। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में, यह जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसमें हम लोग यह पढ़ते हैं कि आखिर मोशन क्यों हो रहा है। यानी इसमें हम लोग क्या लेकर के चलते हैं, टेकिंग इनटू अकाउंट द काउज ऑफ मोशन। ठीक है, यानी टेकिंग इनटू अकाउंट द काउज ऑफ मोशन, यानी मोशन क्यों हो रहा है हम लोग इसमें ले करके चलते हैं। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि एक यहाँ पे वृक्ष है, ये ऐसे यहाँ पे एक पेड़ है, हरा भरा बना देता हूँ ताकि आपको देखने में लगे कि हाँ भाई पेड़ ही है। ये मान लेते हैं कि इस तरह से पेड़ है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि एक कटहल फल रहा है। ठीक है, क्या है, कटहल है ये, और ये नीचे में कोई व्यक्ति यहाँ पे ऐसे आराम कर रहा है बेचारा। ठीक है, मान लो न्यूटन था। अब देखो ये क्या होगा, ऊपर से ये फॉल करेगा नीचे, मान लेते हैं किसी वजह से फॉल किया, तो आखिर यहाँ पे ये क्या हुआ, ऊपर से नीचे आया। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन, अभी ये रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है, 0 है, अभी लटका हुआ है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मान लो कि ये गिरा, तो गिरा तो आखिर क्यों गिरा। तो यह क्यों का जो सवाल था, क्यों जो हम लोग पिछले लेक्चर में नहीं देखे कि क्यों कोई मोशन हो रहा है, ये ऊपर से नीचे चल रहा है तो आखिर क्यों चल रहा है। तो इस लेसन में हम लोग लेकर के चलेंगे कि आखिर ये मोशन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखो जैसे इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं तो क्या इसमें पता चलता है कि अर्थ जो है हमारा वो सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से इसमें ये जब ऊपर से नीचे आएगा तो वेलोसिटी कुछ चेंज होगा, और वेलोसिटी में चेंजिंग की वजह से एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन हो गया, मतलब कि एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, किसको हम लोग ठहरा दिए, तो अर्थ के लिए, कि अर्थ सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रहा है, किसी फोर्स से अपनी तरफ, किसी भी हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे इसको हम यहाँ से छोड़ेंगे तो नीचे चला जाएगा, आखिर क्यों नीचे चला गया। ठीक है, तो इस तरह की बातें हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ये सब आप लोग पढ़े होंगे पहले भी, या सुने होंगे कि न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, अचानक ऊपर से नीचे सेब गिरा, तभी इसको लगने लगा कि आखिर ये नीचे ही क्यों गिरा। ठीक है, हालांकि मैं कुछ और बोलना चाहूँ तो आप यह सोच सकते हो कि न्यूटन को पहले भी ये पता चल सकता था। ऐसा नहीं है कि उसी दिन होता है, किसी दिन माइंड क्लिक कर जाता है कि हाँ भाई ऐसा ही क्यों होगा। ठीक है, हो सकता है इसके ऊपर में गिरा हो तब ये पता चला होगा इसको, नहीं तो मान लो कि पहले ये कभी वॉशरूम गया होगा तो उस समय अभी क्या देखा होगा, कहाँ गिरता है, नीचे ही गिरता है। तो नीचे गिरता है तो उस समय भी इनको पता लगना चाहिए था। ठीक है, लेकिन उस समय वो उतने वहाँ पे रिलैक्स फील करके कर रहे होंगे तो बेचारे को उस समय पता नहीं चला। ठीक है, तो यहाँ पे इनको थोड़ा बहुत दर्द हुआ, चोट लगा होगा, तो कह सकते हैं कि इन्होंने अब सोचना चालू कर दिया। फिलहाल इसके बारे में मैं फिर से आऊँगा, न्यूटन वगैरह के बारे में कुछ हिस्ट्री बताऊँगा कि कैसे इसका डिस्कवरी हुआ है, और भी एग्जांपल 1-2 लेकर के चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इधर से धक्का देते हैं। ठीक है, ये ऐसे हम लोग इसको यहाँ से धक्का दे रहे हैं, तो धक्का देंगे तो क्या होता है, ये इस साइड में मूव करने लगता है। तो देखो यहाँ पे आखिर ये क्यों मूव किया, तो मूव करने के पीछे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अर्थ फोर्स लगा रहा था, अर्थ अपनी तरफ खींच रहा था, यहाँ पे आदमी इसके ऊपर में फोर्स लगा रहा है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि कौन फोर्स मोशन करवा रहा है,
यानी क्यों आखिर मोशन हो रहा है, कारण क्या है मोशन का, तो उसको हम लोग यहाँ पे ले करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बात तो कॉमन आ रहा है कि अर्थ भी अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब पुल कर रहा है, ये इसको पुश कर रहा है। तो पुल और पुश तो दो बात कॉमन यहाँ पे आ गया, यानी कहीं पे भी आप देख लो तो अगर मोशन हो रहा है तो या तो वहाँ पे पुलिंग का इफेक्ट आ रहा होगा या वहाँ पे पुशिंग का इफेक्ट आ रहा होगा। तो यहाँ से एक डेफिनेशन जो फोर्स का है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, बचपन में तो अभी नहीं पहुँचे होगे। तो फोर्स का डेफिनेशन हम लोगों को क्या निकल कर के आता है कि पुश एंड पुल इज कॉल्ड मोशन, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स, इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो तो हम लोग कहेंगे क्या कि वो क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और देखो फोर्स लगता है तब भी, मतलब जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर में लगाता है, कभी भी फोर्स सिंगली नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप बोलोगे कि यहाँ पे तो सिंगली लग गया, तो नहीं, दो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है, एक यहाँ पे अर्थ था और दूसरा यहाँ पे ये एप्पल है या जो भी है वो था। ठीक है, यानी कह सकते हैं एक बात और कि जो फोर्स होता है वो क्या है, तो फोर्स इज एन एक्शन, फोर्स एक वैसा एक्शन है, फोर्स इज एन एक्शन ऑन वन बॉडी ऑन द अदर बॉडी। ठीक है, यानी फोर्स एक्शन है एक बॉडी पे दूसरे बॉडी पर के, ठीक है, एक बॉडी पे दूसरे बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स यह है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ रहा होगा। एक लाइन में और यहाँ पे बता देना चाहूँगा फोर्स के बारे में, वह क्या है कि देखो जो फोर्स होता है उसके पास सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है अभी मैं बताता हूँ, पहले लिख देता हूँ। फोर्स हैज ए सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, फोर्स के पास क्या होता है, सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है। सेंस ऑफ डायरेक्शन का मतलब कहने का यह है हमारा कि हम लोग जब मान लेते हैं सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स, न्यूटन ऐसा यूनिट होता है, आगे में हम लोग जा कर के देखेंगे, तो 10 न्यूटन का ही फोर्स क्या कर सकता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वो इफ़ेक्ट्स को शो कर सकता है। मतलब जैसे देख लो, मान लेते हैं कि इस पर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं किसी और चीज़ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, इस पर लगा रहे हैं तो ये क्या होगा, ऐसे दब जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो 10 न्यूटन का ही फोर्स है लेकिन अलग अलग इफेक्ट शो कर रहा है। एक धागा को पकड़ करके ऐसे खींच दे रहे हैं तो वो टूट जा रहा है, मान लेते हैं, तो वो अलग शो कर रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि फोर्स एज ए सेंस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन कहने का मतलब यही है, यानी लिख देता हूँ कि इट मीन्स that we can apply the same amount of force in different directions, same amount of force different direction में लगा रहे हैं और यह प्रोड्यूस क्या कर रहा है, प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट्स। यानी सेम अमाउंट का फोर्स अगर अलग अलग डायरेक्शन में लगाया जा रहा है तो वो अलग अलग इफेक्ट्स को शो करेगा। जैसे एग्जांपल में बताएं कि इसमें मान लेते हैं कि ऐसे लगाएं तो ये बेंडिंग का इसमें इफेक्ट आ गया, बोतल पे लगाएं तो वो पिचकने का इफेक्ट आ गया, उसी तरह से धागे पे लगाएं तो वो टूट गया। तो ऐसा कुछ भी आप देख सकते हो कि अगर आपने फोर्स लगाया है तो वो सेम अमाउंट का फोर्स अलग अलग इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, तो आप इसको इतना आप लिख लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ, आगे फिर हम लोग इसमें पढ़ते हैं। फिर तो अगला टॉपिक हमारा आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी फोर्स क्या क्या कर सकता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो बहुत सारा इफ़ेक्ट्स कर सकता है, मैं सबको लिख दूंगा यहाँ पे समझा करके। जैसे मान लेते हैं सबसे पहला, तो फोर्स कैन मूव ए बॉडी, फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन मूव ए बॉडी। कैसे बॉडी को, मान लेते हैं वह बॉडी किस चीज़ में था, रेस्ट में था, बॉडी किस चीज़ में था, रेस्ट में था, तो उसको क्या कर सकता है, ये चला सकता है। जैसे मान लेते हैं ये ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है,
अब इसमें हमने फोर्स लगा दिया तो क्या कर सकता है, इसको मूव करा दिया। तो बस यही बात यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। एक फुटबॉल रखा हुआ, उसको अपने पैर से मार दिया, वो मूव करने लगेगा, ठीक है। एक टेबल रखा हुआ है, उसको आपने क्या कर दिया, धक्का दे दिया, वो मूव करने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी बॉडी को मूव करा सकता है, ठीक है। सेकंड में क्या कर सकता है, अब मूव मान लो कर रहा है तो उसको ये मान लो मूव कर रहा था ऐसे, हम इसको इधर से पकड़ लिए, तो पकड़ लिए तो क्या कर दिया, ये उसको रोक दिया। यानी दूसरा इफेक्ट क्या बोल सकते हैं कि फोर्स कैन क्या कर सकता है, और स्टॉप ए मूविंग बॉडी, एक मूविंग बॉडी को और क्या करा सकता है, स्टॉप करा सकता है, ठीक है। और भी मान लो जैसे फुटबॉल होता है तो उसमें गोलकीपर क्या करता है, पकड़ लेता है बॉल को, तो वहाँ पे भी क्या कर रहा है, वो फोर्स लगा रहा है, तो वो बॉडी स्टॉप हो गया, यानी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर दे रहा है। कोई साइकिल चला रहा है, उसको पीछे से मान लो कि पकड़ लो आप, तो क्या करेगा, उसका साइकिल रुक जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी, स्पीड ऑफ ए बॉडी, यानी फोर्स क्या कर सकता है, एक बॉडी के स्पीड को चेंज कर सकता है। चेंज का मतलब दोनों हो गया, इंक्रीज भी कर सकता है और उसको डिक्रीज भी कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कोई तेज़ी से चल रहा था, उसको पकड़ लिए तो क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। मान लेते हैं कि कोई चल रहा था, उसको धक्का दे दिए पीछे से जा करके, तो वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और तो वही बोला जा रहा है कि चेंज कर सकता है स्पीड को, चेंज मीन्स इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज दी क्या कर सकता है, डायरेक्शन। जैसे मान लेते हैं ये बॉडी ऊपर से नीचे इस तरह से आ रहा था, ठीक है, हम लोग इसको फोर्स लगा दिए तो क्या हो गया, डायरेक्शन इसका चेंज हो गया। अब ये इधर जाने लगा, कहाँ आ रहा था, ऊपर से नीचे, फोर्स लगा दिए तो किधर जाने लगा, इधर जाने लगा। यानी क्या कह सकते हैं, इस डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका पांचवा इफेक्ट जो है वो क्या कर सकता है, तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज, ठीक है। फोर्स और क्या कर सकता है, तो शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। अब शेप और साइज को कैसे चेंज करेगा, तो उसके लिए हमने आपको बताया, जैसे मान लेते हैं अभी इसका शेप ऐसा है, ठीक है, इसको हम दबा दिए तो क्या हो गया, इसका शेप चेंज हो गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं तोड़ देंगे हम लोग, कोई भी धागा ही लिए या कपड़ा लिए उसको फाड़ दिए तो क्या होगा, उसका साइज भी चेंज हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बल्ला है, उसको पटक दो, फोर्स लगा दिए तो टूट गया तो साइज चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स क्या कर सकता है, तो शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट इफेक्ट में। सिक्स्थ वन इफेक्ट क्या कर सकता है, तो फोर्स कैन रोटेट ए बॉडी, फोर्स कैन रोटेट ए बॉडी, यानी फोर्स एक बॉडी को क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। अब ये कैसे, आपका दरवाज़ा है, आप उसको खोलते हो तो क्या कर रहा है, वो रोटेट ही ना कर रहा है, ठीक है। आपने फोर्स लगाया, खोलते हो या बंद करते हो तो उस समय क्या होता है, आपने फोर्स लगाया और वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। यानी क्या कह सकते हैं कि फोर्स कैन रोटेट भी कर सकता है एक बॉडी को। या मान लेते हैं कि स्विच ऑन करते हो तो फैन घूमने लगता है, तो उस समय भी क्या हो रहा है, आपने फोर्स लगाया तो स्विच क्या होने लगा, फैन क्या होने लगा, रोटेट होने लगा, ठीक है। होता अलग है, वो डायनामो में जाकर के होता है, मोटर जो उसका लगा हुआ होता है वो फोर्स क्रिएट करता है। लेकिन हुआ क्या, आपने तो फोर्स लगाया और वहाँ पे क्या होने लगा, वो रोटेट होने लगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं कि यह सब क्या है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो हमारा आता है इसमें वह क्या है, तो 3 टर्म है बहुत इम्पोर्टेंट। कौन कौन सा टर्म है, तो एक रिजल्टेंट फोर्स होता है, और फिर बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। यह 3 बातें हम लोगों को सामने आता है। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ रिजल्टेंट हो गया, रिजल्टेंट को नेट फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, या टोटल फोर्स भी बोला जाता है। रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स या टोटल फोर्स भी बोलते हैं। और दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे यहीं पे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान से देखना। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ है, इस तरह से ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब एक आदमी इसको इधर खींच रहा है इस डायरेक्शन में, और दूसरा आदमी मान लेते हैं इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, इधर अपोजिट डायरेक्शन में।
तो ये क्या होगा, इधर से भी मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर से भी मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो अगर दोनों का ताकत बराबर रहेगा तो क्या ये किधर जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं इधर जा सकता है। कब इधर जाता, जब इसके पास ताकत ज़्यादा रहता। यह वाला जो आदमी है, ये मान लो एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ठीक है, ये दोनों खींच रहा है, तो जिसका ताकत ज़्यादा रहेगा उधर वो खींच करके ले जाएगा, ठीक है। तो 3 केस होता है। 3 केस क्या क्या हो सकता है, या तो इस आदमी के पास ताकत ज़्यादा रहेगा तो इधर खींच लेगा, या इस आदमी के पास ताकत ज़्यादा रहेगा तो ये खींच लेगा, या दोनों का ताकत बराबर रहेगा तो ये ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ये बिल्कुल यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो 3 सिचुएशन हम लोग देखे, तीनों सिचुएशन को डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे अभी क्या क्या बोले हम एक फिगर से पहले देख लेते हैं। तो देखो, एक फोर्स इधर लगा रहा था आदमी, इस ऑब्जेक्ट पे मान लेते हैं, इस पे ऐसे इधर खींच रहा है ये, और एक आदमी इसको इधर खींच रहा है, ठीक है, इस साइड में, और एक इस साइड में खींच रहा है। अब इधर मान लेते हैं कि यह जो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, वो लगा रहा है मान लेते हैं कुछ भी 100 न्यूटन का, और इधर जो लगा रहा है वह भी मान लेते हैं कितना है, 100 न्यूटन का। तो बॉडी कहाँ जाएगा, ना इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा, यानी कह सकते हैं कि बैलेंस्ड है बिल्कुल, ठीक है। क्या है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, तो बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। एक्सेलरेशन कब होता, जब इसका वेलोसिटी चेंज करता। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी भी देख रहे हैं कि इसका कितना है, 0 है। दोनों का वेलोसिटी 0 है, यानी एक्सेलरेशन क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन इसका कितना है, 0 है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो कैसा है, बिल्कुल बैलेंस। आप तराजू को समझो, तराजू में क्या होता है, जब दोनों साइड में बराबर रख देते हैं, मान लेते हैं 1 kg का बटखारा इधर रखा हुआ है और दूसरे साइड में आपने 1 kg का सामान रख दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, बिल्कुल इस तरह से आता है तो क्या बोलते हो कि हाँ सही है, बैलेंस्ड है, ठीक है। तो वही बैलेंस का मतलब बता रहा है यहाँ पे, क्लियर है। बैलेंस्ड का सिर्फ यही सिचुएशन नहीं है। मान लेते हैं कि एक बॉडी जो है वो चल रहा था पहले इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से, कुछ भी मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। बॉडी कितना वेलोसिटी से चल रहा है, इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब इसमें किया क्या गया है, तो इसमें किया यह गया है कि इसके बाद इधर से मान लेते हैं कि एक आदमी आया और इस पर फोर्स लगा दिया, और एक आदमी इधर से आया और इस पर फोर्स लगा दिया, ये इधर खींच रहा है और ये आदमी इसको इधर खींच रहा है। अब इस समय भी मान लेते हैं कि फोर्स ये 100 न्यूटन ही लगा रहा है और यह भी कितना लगा रहा है, 100 न्यूटन ही लगा रहा है। तो देखो, तो दोनों साइड से मान लेते हैं कि सिर्फ यह लगाता इधर, तो क्या होता, स्पीड आगे की ओर बढ़ जाता, क्योंकि बॉडी इधर ही चल रहा था। ये पीछे से लगाता, आगे वाला नहीं लगाता, तो क्या होता, बस बॉडी आगे चल रहा था, साइकिल आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, आपने पीछे से पकड़ लिया उसको या पीछे खींचना सा चालू कर दिए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, साइकिल का स्पीड धीरे धीरे घट जाएगा। लेकिन जो फोर्स इस समय भी लग रहा है, जितना आगे लगा रहा है उतना ही पीछे भी लगा रहा है, तो क्या होगा, इस समय भी फोर्स तो जो एक्स्ट्रा लगा रहा है, जितना इधर लग रहा है उतना ही इधर भी लग रहा है, तो फोर्स तो बिल्कुल बराबर हो गया, 0 हो गया। मतलब कि नेट, इसका नेट का मतलब टोटल होता है एक डायरेक्शन का माइनस अपोजिट डायरेक्शन का, ठीक है। तो इस समय इसका फाइनल वेलोसिटी देखोगे तो इस समय भी इसका फाइनल वेलोसिटी कितना रह जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड ही। क्यों रह जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दोनों साइड से बराबर फोर्स लग रहा था। अगर एक साइड से ज़्यादा लगाता तो उस साइड में स्पीड उसका ज़्यादा हो जाता, इस साइड वाला ज़्यादा लगाता तो इधर स्पीड उसका ज़्यादा हो जाता। मतलब कि यह हम लोग कह सकते हैं कि बैलेंस्ड कहीं के इसमें भी देखो वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ क्या, तो u बराबर 10 था, v बराबर भी क्या है 10 है, तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी नहीं है तो चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, यानी चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, इक्वल है। तो बैलेंस्ड का 2 सीन देखे, यह भी और यह भी, क्लियर है। यानी एक मोशन में भी ऑब्जेक्ट है तब भी उस पर बैलेंस फोर्स लग सकता है, रेस्ट में भी है तब भी उस पर बैलेंस फोर्स लग सकता है, ठीक है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है अनबैलेंस्ड फोर्स का। तो अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए क्या देख लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखो, ये ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, मान लेते हैं कि इधर वाला जो फोर्स लग रहा था वो लेट अस सपोज है 100 न्यूटन का, और जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था वो मान लेते हैं कितना है, 50 न्यूटन का। तो अब बताओ बॉडी किधर जाएगा, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, कौन से डायरेक्शन में बॉडी जाएगा, बता सकते हो।
तो जिधर फोर्स ज़्यादा है तो इस साइड में फोर्स ज़्यादा था, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस साइड का फोर्स ज़्यादा है। अभी मान लो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इस बॉडी का 0 था, लेकिन अब चूंकि एक साइड में फोर्स ज़्यादा लग रहा है और दूसरे साइड में फोर्स कम लग रहा है, तो बॉडी ईस्ट की ओर चलेगा, यानी मूव करेगा किधर, मूव टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ चलेगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बॉडी चलने लगेगा। तो जब चलने लगेगा तो क्यों चलने लगेगा भाई, तो क्योंकि इधर का फोर्स ज़्यादा था, ईस्ट की तरफ लगने वाला फोर्स ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था, तो कितना ज़्यादा है, इधर 100 है इधर 50 है, तो कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है इधर। तो हम लोग यह कहेंगे, इसको मान लेते हैं कि F1 है, यह मान लेते हैं F2 है, तो यहाँ पे F1 नॉट इक्वल टू F2 है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो भी होगा, यानी बॉडी इस साइड में चलेगा, बॉडी इस साइड में चलेगा तो क्या फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगा, नहीं रहेगा। इनिशियल तो 0 है लेकिन फाइनल उसका नॉट इक्वल टू 0 होगा, और फाइनल वेलोसिटी इसका 0 नहीं होगा। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी बदल गया, वेलोसिटी बदल गया तो इसमें एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, यानी एक्सेलरेशन भी नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यह दोनों केस बैलेंस्ड का हो गया, और यह जो फोर्स केस हम लोग देख रहे हैं यानी बैलेंस नहीं है, एक साइड में ज़्यादा है दूसरी साइड में कम है। तो अगर एक साइड में फोर्स ज़्यादा लगे दूसरी साइड में फोर्स कम लगे, किसी साइड में, इस साइड में भी ज़्यादा हो सकता था, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड बोलते हैं, ठीक है। और यह दोनों सिचुएशन किस चीज़ का हो गया, दिस बोथ सिचुएशन आर ऑफ बैलेंस्ड। ये कैसा हो गया, तो बैलेंस्ड हो गया। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा कि बैलेंस और अनबैलेंस बोलते किसको हैं, ठीक है। अब एक और टर्म यहाँ पे था रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, तो रिजल्टेंट बराबर होता है, रिजल्टेंट का मतलब कि कितना फोर्स ज़्यादा है एक डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे इस केस में रिजल्टेंट देखोगे पहले केस में, तो पहले केस में कितना, इधर भी 100 है इधर भी 100 है, तो ज़्यादा कहीं है नहीं। तो एफ रिजल्टेंट जो होता है आर एक डायरेक्शन का माइनस अपोजिट डायरेक्शन का कर देते हैं। तो एक डायरेक्शन में कितना है, 100 था, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में भी कितना है, 100 है, तो कितना हो गया, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया। इस केस में भी देखोगे अगर, तो इधर भी 100 और इधर भी कितना, 100, तो इस सिचुएशन में भी फोर्स रिजल्टेंट कितना हो गया, 0 हो गया। तीसरा केस देख लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या देखेंगे कि रिजल्टेंट 0 नहीं है, एक डायरेक्शन का F1 माइनस F2, एक डायरेक्शन का माइनस अपोजिट डायरेक्शन का, वही रिजल्टेंट होता है। तो ये 100 माइनस 50 यानी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये जो 50 बचा, यही हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस इज़ व्हाट, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके चलते हैं डेफिनेशन पे कि एक्चुअल में इसका डेफिनेशन क्या होता है। इतना आप फिगर वे में समझ लिए होंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख लेंगे हम लोग रिजल्टेंट फोर्स का, तो रिजल्टेंट फोर्स इज दी फोर्स, फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ऑब्टेन्ड व्हेन 2 और मोर फोर्सेज, जितना भी लग रहा है सबको हम लोग क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं आपस में, ठीक है। और इसको निकालने का क्या तरीका बताएं, एक डायरेक्शन का फोर्स लिख लो और उसमें से माइनस कर दो उसके उल्टे डायरेक्शन का फोर्स, ठीक है। तो जैसे यह एक ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ पे रखा हुआ था, अभी रखा हुआ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इधर 100 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर भी 100 न्यूटन का फोर्स लगा, तो एफ नेट की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो F1 एक डायरेक्शन का माइनस अपोजिट डायरेक्शन का, F1 माइनस F2 करेंगे कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन, यानी रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, 0 न्यूटन का। दूसरा हम लोग बॉडी लेकर के चलती है, एक साइड में लग रहा है कितना, एफ नेट या एफ आर भी इसको लिख सकते हो। एक डायरेक्शन में लग रहा है 100 न्यूटन का, दूसरे डायरेक्शन में लग रहा है 50 न्यूटन का, तो एफ नेट निकालना है तो एक डायरेक्शन का माइनस अपोजिट डायरेक्शन का, यानी F1 माइनस F2, F1 माइनस F2, तो 100 माइनस 50 कितना बच जाएगा, 50 न्यूटन, ठीक है। वही तीसरा हम लोग लेकर के चल रहे हैं, देख लो तीसरा एग्जांपल जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ दे सकता है आपको कि इनिशियल वेलोसिटी बताइए, फाइनल वेलोसिटी बताइए, एक्सेलरेशन बताइए और एफ नेट बताइए, चारों चीज़ इसमें बताइए। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी इसका दे रखा है कि 0 है, और एक साइड में फोर्स लग रहा है कितना, 10 न्यूटन का, दूसरी साइड में फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का ही, ठीक है। जो सबसे पहले तो एफ नेट निकाल लो, तो एफ नेट कितना, F1 माइनस F2, F1 में से F2 घटाओगे तो 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0। अब फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स नेट 0 है, तो उसके केस में हम आपको क्या बताएं कि कोई भी मोशन यानी जिस वेलोसिटी,
अगर एफ नेट 0 है तो दो केस हो सकता है, क्या क्या, या तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, नहीं तो जितने वेलोसिटी से चल रहा है उतना ही वेलोसिटी से चलता रहेगा। ठीक है, एफ नेट के लिए दो केस कौन कौन सा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी वेलोसिटी से वो क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, उसके बाद एफ नेट 0 है, तो एफ नेट 0 का मतलब क्या बोले हम, दो केस, दोनों लिख लेना खुद से। पहला क्या बोले हम इसमें, तो पहला यह होगा कि एफ नेट अगर 0 है तो अगर रेस्ट में रहेगा तो वो रेस्ट में रहेगा, यानी इफ़ ए बॉडी वाज एट रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट। और सेकंड केस में क्या है कि इफ़ ए बॉडी इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी देन इट विल कंटिन्यू मूविंग विथ द सेम वेलोसिटी। ठीक है, तो एफ नेट की वैल्यू 0 होने पे दो केस हुआ। तो यहाँ पे देखो इनिशियल आपसे चारों केस पूछ दिया, चारों चीज़ बताइए। तो एफ नेट पहले तो एक डायरेक्शन का माइनस अपोजिट डायरेक्शन का, तो 10 माइनस 10 0, एक का आंसर हो गया। दूसरे का आंसर तो इनिशियल वेलोसिटी 10 है, दिया हुआ है ये। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी तो क्या बोले कि अगर एफ नेट 0 है तो जिस वेलोसिटी से चलता है उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, यानी फाइनल भी कितना होगा, 10 ही होगा। अब एक्सेलरेशन पूछ दिया, तो एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी में चेंजिंग होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। ये बराबर पढ़े हो ना, v माइनस यू बाई टी। तो समय कुछ भी हो जाए, u और v दोनों बराबर है, तो 10 माइनस 10 बटा टी, यानी कितना हो जाएगा, 0 बटा एनीथिंग, 0 ही आ जाएगा। तो ये हो गया। दूसरा डेफिनेशन हम लोग लेकर के चल रहे हैं बैलेंस्ड फोर्स का। तो बैलेंस्ड फोर्स में क्या बोले कि अगर रिजल्टेंट का मतलब एफ नेट वही हो गया, रिजल्टेंट जितना भी फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट अगर 0 आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो फोर्स कैसा है, बैलेंस्ड है। पहले ही समझा चुके हैं हम क्या है। तो रिजल्टेंट ऑल फोर्सेस कहने का मतलब है वही कि एक डायरेक्शन का माइनस अपोजिट डायरेक्शन का, अगर पूरे को सम कर देते हैं और अगर सम उसका 0 आता है, फोर्स चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन को भी देखना होगा हम लोगों को। तो एक डायरेक्शन का और माइनस अपोजिट डायरेक्शन का, तो F1 माइनस F2, एफ रिजल्टेंट 0 आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये फोर्स बैलेंस है। ठीक है, यही तो डेफिनेशन लिखा हुआ है कि रिजल्टेंट अगर 0 आ गया तो समझ लो कि वो फोर्स कैसा है, बैलेंस है। यह भी फोर्स कैसा था, बैलेंस था। पहला भी एग्जांपल हम लोग देखे थे, यह भी फोर्स कैसा था, बैलेंस था। यहाँ पे और भी मान लेते हैं कि एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल में देखो तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 4 फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो देख लो क्या होगा। तो एक डायरेक्शन का फोर्स, टोटल एक डायरेक्शन का फोर्स माइनस टोटल अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स, तो एफ रिजल्टेंट निकालोगे तो देखो तो एक डायरेक्शन में कौन कौन लग रहा है, 150 लग रहा है और 50 लग रहा है, तो दोनों को जोड़ दो, यानी कितना 150 प्लस 50 200 न्यूटन, और माइनस दूसरी डायरेक्शन में कितना लग रहा है, तो 110 और प्लस 90, तो 110 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 200। यह भी 200 हो गया, तो 200 माइनस 200 कितना, 0। यानी यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं कि फोर्स रिजल्टेंट 0 हो गया, तो रिजल्टेंट हो गया, इट मीन्स यह भी कैसा फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, तो बस यही डेफिनेशन इसका बताया गया है बैलेंस्ड फोर्स का। ठीक है, अब तीसरा डेफिनेशन अनबैलेंस्ड फोर्स का, तो ये आप लिख लो। मैं इसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना। तीसरा डेफिनेशन अब है अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस को अनबैलेंस बना दो। उसमें क्या हो जाएगा, अगर रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, यानी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी एक साइड में मान लेते हैं 20 लग रहा था, ये सब पूरा अलग से लिखना। एक साइड में 20 लग रहा है और ये एक साइड में 10 लग रहा है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 कितना होगा, 10। यानी क्या कह सकते हैं कि ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, क्योंकि रिजल्टेंट 0 नहीं आया। बोल रहा है क्या कि रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 10 है तो 0 नहीं है ना, यानी ये भी कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। इसमें भी देख लो, इसमें मान लेते हैं कि यह था 150, ऐसा कुछ मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 150 प्लस 150, ये 300, और 300 माइनस अपोजिट में कितना हो जाएगा 200, तो ये कितना बच जाएगा 100, तो 100 बच जाएगा। यानी क्या देख रहे हैं कि यह भी नॉट इक्वल टू 0 है, यानी इसको भी हम लोग कैसा फोर्स बोलेंगे, तो अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको। तो एक और एग्जांपल में इस तरह से, यानी निगेटिव का एक एग्जांपल दे देना चाह रहा हूँ। अभी तक सारा का सारा पॉजिटिव का ही दिए हैं, तो हो सकता है आपके मन में संदेह हो जाए कि सिर्फ पॉजिटिव ही होता है क्या, तो नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये मान लेते हैं ऐसा बॉडी है, इधर में फोर्स लग रहा है मान लेते हैं 30 न्यूटन का, और इस साइड में फोर्स लग रहा है मान लेते हैं 50 न्यूटन का।
ठीक है। तो एफ रिजल्टेंट ये F1 था और ये F2 है। अब इसमें एफ रिजल्टेंट पूछ दिया तो एफ रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2, ठीक है। तो F1 माइनस F2 करोगे तो कितना है, F1 है 30 और माइनस F2 है कितना 50, यानी कितना हो जाएगा माइनस 20 न्यूटन, ठीक है। अब ये देख लो माइनस और इधर सब में प्लस आ रहा था, कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो माइनस और प्लस का मतलब क्या है यह भी समझ लो। तो देख लो माइनस आया है, इसका मतलब यह है कि बॉडी उल्टे डायरेक्शन में चलेगा, यानी जाना था इसको इधर लेकिन बॉडी कौन से डायरेक्शन में चलेगा, उल्टे डायरेक्शन में। या दूसरे शब्दों में यह समझ सकते हो कि जिधर का फोर्स ज़्यादा है उधर चल देगा, ठीक है। ये वेस्ट है ये ईस्ट है, तो पूछ देता है क्वेश्चन में कि बॉडी कौन से डायरेक्शन में चलेगा यह भी बताइए। तो इस सिचुएशन में बॉडी कौन से डायरेक्शन में चलेगा, तो जिधर फोर्स ज़्यादा है तो 50 न्यूटन है, यानी बॉडी इस सिचुएशन में किधर चलेगा, वेस्ट की तरफ चलेगा, ठीक है। इसमें पूछ देता तुमसे कि इसमें कौन से साइड में चलेगा, तो इस साइड का फोर्स ज़्यादा है, ईस्ट साइड का फोर्स ज़्यादा है, यानी इसमें बॉडी किधर चलेगा, ईस्ट साइड में चलेगा। इसमें भी देख लो तो इसमें भी ईस्ट साइड का ही ज़्यादा है, तो यह भी बॉडी क्या चलेगा, ईस्ट साइड में ही चलेगा, ठीक है। आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, यानी समझ में आया या नहीं समझ में आया। जो भी बच्चा वीडियो देख रहे हो सब कमेंट करो, ठीक है, कि हाँ सर समझ में आ गया बिल्कुल, या नहीं आया कुछ भी नहीं आया सर, ऐसे ही बेकार का पढ़ाते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, ठीक है। जो भी मन में है समझ में आया तभी बोलो, नहीं समझ में आया तभी बोलो, और जितना हो सके आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करते चलें ताकि हर एक बच्चे तक ये पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक नोट देख लेते हैं। देखो कभी कभी हमसे पूछ दिया जाता है, क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाएगा कि क्या बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स है तो चलो उसमें तो आप बोल दोगे कि हाँ शेप और साइज में चेंजिंग कर सकता है, क्योंकि उसमें फोर्स लग रहा है किसी साइड में, तो फोर्स लग रहा है तो शेप और साइड में चेंजिंग कर सकता है। लेकिन आपसे यह अगर पूछ दिया कि क्या अनबैलेंस्ड फोर्स साइज शेप वगैरह में चेंजिंग कर सकता है, तो देखो बैलेंस्ड फोर्स शेप में चेंजिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आप यहाँ पे देखते रहो, हाँ कर सकता है। जो बैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स क्या कर सकता है, में चेंज द शेप ऑफ बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है ये, ठीक है। दोनों साइड से बराबर लग रहा है फिर भी शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो ना, क्लियर हो जाएगा। एक बैलून है आपके पास, ये मान लेते हैं ऐसे बैलून है, गुब्बारा। आपने दोनों साइड से फोर्स लगाया कितना, 10 न्यूटन का, ठीक है। इधर से भी लगाया और ये इधर से भी 10 न्यूटन का, तो फोर्स कैसा है, ये दोनों साइड से बराबर है तो बैलेंस है, ठीक है। एक डायरेक्शन का माइनस अपोजिट डायरेक्शन का करोगे तो 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। लेकिन क्या बैलून दबेगा, नहीं, बैलून तो दबेगा। दब गया मतलब क्या हो गया, शेप में चेंजिंग हो गया। तो यहाँ पे एक एग्जांपल इसको जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यह सब हो गया, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स क्या हुआ, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। आगे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट, गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या है, थोड़ा अच्छे से इसको समझिएगा। तो देखो ऐसा नहीं है कि फोर्स का कॉन्सेप्ट अभी अभी ही आया है, यानी न्यूटन ही दिए हैं, ऐसा नहीं है। फोर्स का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि उस समय जो फोर्स का कॉन्सेप्ट होगा वो फोर्स का कॉन्सेप्ट गलत होगा, गलत हो सकता है, लेकिन फोर्स का कॉन्सेप्ट पहले से ही चलता आ रहा था, ठीक है। यानी कह सकते हो कि 16th सेंचुरी से ही, 16वीं शताब्दी से ही फोर्स का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा था, ठीक है। टिल 16th सेंचुरी, या कह सकते हो कि इस सेंचुरी तक द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड मोशन, फोर्स होगा तो मोशन भी होगा, वाज प्रेजेंट, ठीक है। यानी इसी समय से ये प्रेजेंट था फोर्स और मोशन का कॉन्सेप्ट। लेकिन उस समय जो था एक रॉन्ग कोरिलेशन, यानी रिलेशन जो दोनों के बीच में बताया जा रहा था वो सही नहीं था। तो सही नहीं है तो हम लोग उसको पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है।
गलत चीज़ को क्यों पढ़ना है कि नहीं। घर में सिखाया जाता है ना कि बेटा बेटा गलत बच्चों के साथ नहीं, या गलत चीज़ नहीं, तो हर चीज़ गलत नहीं करना है। तो यहाँ गलत हम क्यों बताए भाई, हम अपने सर पे क्यों बदनामी ले गलत बता करके। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, कुछ ऐसा होगा जो ट्रिकी टाइप का होगा तो उसको मैं ज़रूर बताऊँगा। तो आगे में एक साइंटिस्ट आए, अरिस्टोटल। ये थे ग्रीक का फिलोसफर। ये कहाँ का थे, ग्रीक का फिलोसफर थे, ठीक है। इन्होंने एक आइडिया दिया, गेव द आइडिया, यह दिया कि एक कांस्टेंट फोर्स जो होता है, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ फिर आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा। इन्होंने क्या दिया कि गेव द आइडिया, ही लिख दो पहले, ही गेव द आइडिया दैट ए कांस्टेंट फोर्स, was necessary to maintain motion of a body, ठीक है। यानी क्या इन्होंने बोल दिया कि एक कांस्टेंट फोर्स नेसेसरी है किस चीज़ को, यानी अगर किसी बॉडी में मोशन हो रहा है तो उस बॉडी का मोशन होने के लिए क्या ज़रूरी है, तो कांस्टेंट फोर्स उस पर लगना ज़रूरी है। यानी फोर्स अगर उस पर नहीं लगेगा तो मोशन उस बॉडी में क्या है, बोल रहा है कि नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब यही कहने का है कि कांस्टेंट फोर्स लगेगा तभी, यानी यह कह सकते हो कि अगर बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो वह जो बॉडी है वो मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसका कहने का मतलब यह है कि कांस्टेंट फोर्स अगर लग रहा है तो बॉडी कैसे वेलोसिटी से मूव करेगा, तो बॉडी मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। लेकिन यह कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि इसके जस्ट बाद 17वीं सेंचुरी में आ गए कौन, गैलीलियो गैलीली, ठीक है। इन कितने सेंचुरी में, 17वीं सेंचुरी में कौन आ गए भाई हम लोगों के पास, तो गैलीलियो गैलीली आ गया, ठीक है। और यह कहाँ के साइंटिस्ट थे, यह भी जानना चाहते हो तो यह एक इटली के साइंटिस्ट थे, जहाँ के सोनिया गांधी है अपने इटालियन साइंटिस्ट, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया, तो इन्होंने यह बोल दिया इस तरह से कि नो फोर्स वाज नीडेड टू कीप ए बॉडी इन कांस्टेंट वेलोसिटी। जस्ट उल्टा ये क्या बोले कि कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट फोर्स लगेगा तभी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकता है। और ये क्या बोल दिया, जस्ट इसके उल्टा कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ए बॉडी टू मूव इन कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या हो गया, ठीक है। यानी इसका स्टेटमेंट लो, लिख देता हूँ पहले, क्या बोल दिए, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो गैलीली, नो फोर्स वाज नीडेड टू कीप ए बॉडी इन कांस्टेंट वेलोसिटी। अब तो उसका जस्ट कंट्राडिक्शन हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। यानी इन्होंने क्या बोला था कि कांस्टेंट फोर्स चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, ये क्या बोल रहे हैं कि नो फोर्स, कोई फोर्स का ज़रूरत ही नहीं है अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहता है तो जस्ट ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। यानी इसका मतलब ये कहना चाहते थे कि दैट द नेचुरल स्टेट ऑफ ए बॉडी जो होता है वो क्या होता है, इज टू अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। लिख देता हूँ फिर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा, ठीक है, ताकि आप भी देखते रहो, स्टेटमेंट से मिलाते रहो, तभी क्लियर हो सकता है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इट मीन्स दैट द नेचुरल स्टेट ऑफ ए बॉडी is to oppose the change in its state of motion। ठीक है, अब समझिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या जो गैलीलियो बोले थे, उन्होंने अपने बात को प्रूव करने के लिए, नहीं क्या वो बोले थे
तो वह यही बोले थे कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड। जैसे अरिस्टोटल पहले क्या बोले थे कि कांस्टेंट फोर्स चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, लेकिन गैलीलियो क्या बोल दिए थे कि नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अब जब ये गैलीलियो उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए, यानी जस्ट उसके उल्टा बोल दिए, तब इसको प्रूफ करेंगे कि हाँ भाई आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, तो 3 कंटेनर लिया, इस तरह से कंटेनर लिए, ठीक है। पहला कंटेनर ले लिए, ठीक है, ये ले लिए। दूसरा कंटेनर इन्होंने ले लिया, थोड़ा सा इसको इंक्लाइन कर दिए, और यह एक तीसरा कंटेनर ये ले लिए ऐसा, और इसमें जो ये वाला था पूरा इसको सुला दिए। नाम दे देते हैं कुछ, ए है, बी है, सी है, डी है। यहाँ से ए है, बी है, सी है, डी है, ए है, बी है, सी है, और इधर में डी हो गया। यह 3 केस लेकर के चल दिए। और एक बॉल को ये यहाँ से h हाइट से मान लेते हैं, ग्राउंड से h हाइट पे एक बॉल होता है ना, h हाइट पे ऊपर ले गए, यहाँ पे एक बॉल रख दिए, और यहाँ से इस बॉल को इन्होंने छोड़ दिया। तो जब बॉल को छोड़े तो क्या होगा, आप भी जान रहे हो, ये बॉल नीचे आएगा, तो जब ए से बी तक आएगा तो स्पीड उसका बढ़ेगा, स्पीड इंक्रीज करेगा। लेकिन जब बी से सी जाएगा तब उस समय उसका स्पीड घटेगा धीरे धीरे, और फिर ये ऊपर की ओर जाएगा, यानी इस साइड में यहाँ पे मान लेते हैं कि चला आया बॉल, ठीक है। तो यह क्या देखते हैं कि इस साइड में जब भी ये आया है तब भी इसका हाइट जो है वो कितना है, h ही है, ठीक है। इस साइड में भी इसका हाइट कितना है, h ही है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर बॉडी चल रहा है, पहले और भी तीनों केस देख लेते हैं तब एक बार कंक्लूड करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देख लिए कि पहले स्पीड बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा यहाँ पे, फिर उसके बाद धीरे धीरे घटा और यहाँ पे 0 हो गया होगा, ठीक है, फिर 0 हो करके नीचे आया होगा इस तरह से, और जिस हाइट से यहाँ पे हम लोग छोड़े थे उसी हाइट पे यहाँ पे भी जा कर के गिरा है, ठीक है। ये मान लिया गया है कि जो ये वुड है या जो भी बकेट है उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, यानी कोई इसको रोकने वाला नहीं। जैसे नेचुरल केस में क्या होता है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। 8th क्लास में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लिए होंगे फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। ये जैसे मान लेते हैं आगे जा रहा है, जैसे साइकिल में पैडल मारते हो, पैडल मार करके छोड़ दोगे अचानक तो क्या होता है, धीरे धीरे रुक जाता है। तो क्यों रुक जाता है, तो क्योंकि फ्रिक्शन उसमें पीछे की ओर, जिधर मोशन हो रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में लगता है। एक फोर्स आपको खींच रहा है, वो फोर्स कौन सा है, तो फ्रिक्शन फोर्स। और अभी हम लोग देखे थे कि अगर कोई खींचने वाला पीछे से हो गया तो आपका मोशन क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो फ्रिक्शन कौन वाला फोर्स होता है, आप साइकिल चला रहे हो, पैडल मारना छोड़ दिए तो आपको पीछे खींचने लगेगा, कौन खींचेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको रोकने वाला यहाँ पे नहीं, वो बिल्कुल आइडियल सिचुएशन में लेकर के चला जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा केस में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे से बॉल को हम लोगों ने छोड़ा, फिर वही सीन होगा, नीचे आएगा और यहाँ आएगा, और इस समय जो ये चलेगा, ये इसका भी टेंडेंसी इधर मान लेते हैं h हाइट पे ही से इस बार भी छोड़े, तो देखते क्या है कि इस समय भी इसका जो टेंडेंसी यही है कि कितने हाइट पे चले जाएं, h हाइट पे चले जाएं, ठीक है। अब देख लो, इस बार h हाइट पे जाएगा तो उस समय तो इतना ही चला था क्योंकि ये खड़ा था ज़्यादा, और इस समय ये क्या है, झुक गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस समय जो इसका डिस्टेंस होगा C से D तक का, वह C से D तक का डिस्टेंस इस समय इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। यह वाला डिस्टेंस ज़्यादा खड़ा था, एक्सपेरिमेंट घर में भी करके देख सकते हो ये सब। तो ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा था, कम था, और ये वाला डिस्टेंस जो चलेगा थोड़ा सोया हुआ है तो उस समय ज़्यादा आगे चला जाएगा, ठीक है। और तीसरा केस में ये क्या देखे कि जब यहाँ से बॉल को छोड़ा गया तो पहले तो नीचे स्पीड इंक्रीज़ कर गया, लेकिन फिर जब ये आगे जाने लगा तो ये बस चलता ही गया, ठीक है। अब चलता ही गया कहने का मतलब क्या है, यानी ये फ्रिक्शन लेस है तो ये चलता ही गया, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। अब जब ये चलता गया तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, यहाँ से सिर्फ यही बोल सकते हैं कि ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, रुक नहीं रहा है। जब रुक नहीं रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वैसे ही चलता आ रहा है, तो क्या इसको कोई फोर्स लगा रहा है, क्या इस बॉल को कोई फोर्स लगा रहा है, इस पर कोई फोर्स लगा रहा है, तो नहीं लगा रहा है। तो बस इसी एक्सपेरिमेंट को करके वो गैलीलियो जो थे वो यह बता दिए कि जो कोई भी बॉडी है अगर वो चल रहा है
तो उसको चलने के लिए किसी भी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने के लिए किसी भी प्रकार के कोई वेलोसिटी का कोई फोर्स का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और तभी वो कंट्राडिक्ट कर दिया अरिस्टोटल का जो स्टेटमेंट था कि कांस्टेंट फोर्स चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। लेकिन यह क्या देख रहे हैं कि बॉल तो चलता ही जा रहा है, हम लोग बस यहाँ से इसको छोड़ दिए और उसके बाद जो बॉल चल रहा है वो अपने आप चलता जा रहा है, अपने आप चलता जा रहा है, मतलब कि इसको कोई फोर्स लगा नहीं रहा है, फिर भी ये चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कैसे वेलोसिटी से? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है अपने आप, जबकि हम इस पर कोई फोर्स भी नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स नहीं लगाए फिर भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता आ रहा है। तो स्टेटमेंट क्या बना? यही स्टेटमेंट बना जो अभी थोड़ी देर पहले हम नीचे में लिखे थे कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने के लिए बॉडी को किसी भी तरह के फोर्स का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो यह था किसका स्टेटमेंट? गैलीलियो का। और इसीलिए गैलीलियो को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, यानी मॉडर्न साइंस का फादर बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस किसको बोलते हैं हम लोग? गैलीलियो को। ठीक है, और इस फादर अगर फिजिक्स का पूछोगे तो ये फादर फिजिक्स का कौन है? तो फादर ऑफ फिजिक्स होते हैं न्यूटन महोदय हमारे। ठीक है, ये न्यूटन है। ग्रैंड फादर भी होता है बचपन, दादाजी। तो दादाजी का मतलब ये मत समझना न्यूटन के दादा होंगे फिजिक्स के लैंग्वेज में। तो ये होते हैं कौन है? आइंस्टाइन है। ठीक है, मतलब इसका भी नॉलेज के क्षेत्र में हो सकता है कि इसके दादा हो। ऐसे बोलते हो ना कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है साइंसा। तो यहाँ पे क्या है? आइंस्टीन जो है वो न्यूटन को क्या बोलता होगा? रिश्ते में तो हम कुछ लगे या ना लगे, लेकिन ज्ञान में तुम्हारे क्या हैं? बाप है। ठीक है, तो कुछ होगा ऐसा जो न्यूटन ने गलतियाँ किए होंगे, तो उन गलतियों को सुधारने का काम कौन किए थे? आइंस्टीन किए थे। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? ग्रैंड फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है। ठीक है, और मदर इनके हैं मैडम क्यूरी बोला जाता है उनको, मैडम क्यूरी। ठीक है, अब जो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट, ये जब एक्सपेरिमेंट करके यह बोल दिया कि नो कांस्टेंट फोर्स रिक्वायर होता है कांस्टेंट मोशन के लिए, तब यहीं से न्यूटन जो है वो अपना कार्यकाल आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, न्यूटन इंग्लैंड में पैदा हुए थे। ठीक है, और मज़े की बात यह है कि जिस साल गैलीलियो का डेथ हुआ था, यानी लगभग 1642 में गैलीलियो का डेथ हुआ, और उसी साल न्यूटन का क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है, न्यूटन कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। और मज़े की बात क्या बोल दी है कि जिस साल गैलीलियो का डेथ हुआ था उसी साल न्यूटन का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और गैलीलियो के ही इसी एक्सपेरिमेंट को बेस मानते हुए न्यूटन ने आगे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो ये एक बेसिक इसका स्ट्रक्चर हो गया इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कि किस तरह से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।